सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मार्वल के यूनिवर्स में मल्टीवर्स के और मार्वल के मिस्टिकल वर्ल्ड के गेट्स को ओपन कर देगी और बहुत ही अच्छे से इन दोनों साइड्स को हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। पर मुझे लगता है कि इस मूवी को देखने से पहले आपको एक चीज़ को और भी अच्छे से समझना होगा कि मैजिक यानी कि जादू मार्वल की यूनिवर्स में किस तरीके से वर्क करता है। आई मीन डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, लोकी, इन सारे कैरेक्टर्स की मैजिक का सोर्स क्या है, आखिरकार ये कैरेक्टर्स मैजिक कर कैसे पाता है, इनका मैजिक किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो टीवी स्पॉट आया था वहां पे हमें चिथॉन देखने को मिला है जो कि एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल बीइंग है। तो इस मिस्टिकल बीइंग का ओरिजिन क्या है, मिस्टिकल बीइंग्स किस तरीके से इस मैजिक के स्ट्रक्चर में फिट बैठता है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी होगी। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बस एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने जाने वाले हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? तो हैरी पॉटर के यूनिवर्स में हमें ऐसा दिखाया गया था कि कुछ ही लोग हैं, कुछ ही जादुई फैमिलीज है जिनकी ब्लड लाइन के लोग ही जादू कर सकते हैं, यानी कि कुछ गिने चुने इंसान जादू को परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। पर एमसीयू या फिर मार्वल के यूनिवर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्वल के यूनिवर्स में हर कोई जादू कर सकता है, बस उनकी दो कैटेगरीज है। पहले तो है नॉर्मल मॉर्टल बीइंग्स यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे लोग या फिर कमरताज के लोग या फिर हमारे और आपके जैसे नॉर्मल इंसान जो कि स्किल की तरह जादू को परफॉर्म कर सकता है। और दूसरे आते हैं स्पेशल बीइंग्स। और हाँ, भले ही हमें इस चीज को एमसीयू में इतना अच्छे से ना दिखाया गया हो, पर एमसीयू में भी ये लॉ फॉलो होता है कि हर एक मैजिक जो परफॉर्म किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट होती है। फिर वो कॉस्ट हिडन भी हो सकती है, उस कॉस्ट को किसी दूसरे डायमेंशन से भी फुलफिल किया जा सकता है। पर जो भी मैजिक या फिर एनर्जी यूज होती है उसे कहीं ना कहीं से पे करना होता है। अगर आपको इस चीज को समझना है तो आप विचर सीरीज को देख सकते हैं जहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता, पर इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखना। अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले आ जाता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेशल बीइंग्स के ऊपर। क्योंकि मार्वल के यूनिवर्स में कुछ ऐसे बीइंग्स हैं जो कि किसी न किसी डायमेंशन को रूल करते हैं या फिर उनका उस डायमेंशन के ऊपर कंट्रोल है। तो ये जो सारे बीइंग्स है वो उसी डायमेंशन से एनर्जी को विड्रॉ करता है और उसी का यूज करके अपनी पावर्स और मैजिक को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि डोरमामू है, वो डार्क डायमेंशन का रूलर है, तो वहीं से उसकी एनर्जी को लेता है और इसीलिए वो इतना पावरफुल बना है। या फिर कॉमिक्स से मेफिस्टो है जो कि हेल नाम के पॉकेट डायमेंशन को रूल करता है और वहीं से उसे अपनी मैजिकल पावर्स मिलती है। या फिर मैजिक का कैरेक्टर है वही न्यू म्यूटेंट्स वाली, जो भी एक डायमेंशन में जाने के गेट को ओपन कर सकती है और वहीं से अपनी पावर्स को विड्रॉ करती है। और इसके अलावा कॉमिक्स में जो एल्डर गॉड है यानी कि शुमागोरात और चिथॉन जैसे कैरेक्टर्स जो कि आने वाली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। या फिर विशांति और साइटोरैक जैसे बीइंग्स जो कि खुद एक तरीके से मैजिक का सोर्स बन चुके हैं और उन्हें मैजिक करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टर्स एक तरफ है। और फिर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग या फिर मॉडो जैसे कैरेक्टर्स जो कि मॉर्टल है और उनके लिए मैजिक बस एक आर्ट या फिर स्किल है जो कि एक डायमेंशन से एनर्जी को विड्रॉ करके या फिर एक जगह से एनर्जी को लेके उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है और उस तरीके से अपने मैजिक को परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा कि काइसिलियस भी डोरमामू की एनर्जी का यूज करता था या फिर इवन एंशिएंट वन भी डार्क डायमेंशन से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को इमॉर्टल रखती थी। और अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को भी ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि बैंड्स ऑफ साइटोरैक जो कि साइटोरैक की एनर्जी से बनता है, या फिर विंड्स ऑफ विशांति, और ऐसी कहीं सारी चीजें हैं। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन का यूज करता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऑलमोस्ट सारे स्पेल किसी न किसी डायमेंशन पे या किसी न किसी बीइंग पे डिपेंड करता है। एक तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को चैनल करता है, उसे क्रिएट नहीं करते। और हाँ, इन सारे मैजिक यूजर्स को भी इन डायमेंशनल एनर्जीज को चेंज कैसे करना है, उन्हें ट्रांसफर कैसे करना है वगैरह चीजें सीखनी होती है, जो कि कुछ एंशिएंट बुक्स में लिखी गई है। इस नॉलेज को स्टोर किया गया है। और साथ ही साथ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी है जिसका यूज करके इस चीज को किया जा सकता है, जैसे कि आई ऑफ एगामोटो हो गया। पर इन चीजों को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एल्डर गॉड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को ध्यान में रखते हुए चिथॉन के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इवन शुमागोरात जैसे कुछ एल्डर गॉड्स हैं जो भी इस मूवी में दिखने वाले हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एल्डर गॉड्स क्या है। स्टोरीज में ऐसा कहा जाता है कि जब गॉडेस ने यूनिवर्स को और अर्थ को क्रिएट किया था,
तब साथ में उसने कुछ एल्डर गॉड्स को भी बनाया था, जिसमें चित्थॉन और शुमागोराथ जैसे बीइंग्स थे, और वो काफी सालों तक तो पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते थे। पर उसमें से चित्थॉन ने फिर लड़ाई शुरू की और काफी सारे एल्डर गॉड्स मरने भी लगे। तो फिर गॉडेस ने कुछ ऐसा किया जिससे सारे एल्डर गॉड्स को वो मारने लगी, और तब चित्थॉन ने डर के अपने आप को एक अलग वर्ल्ड में, एक अलग डायमेंशन में छुपा दिया, जिसे अदर वर्ल्ड कहा जाता है। पर जाने से पहले उसने एक बुक लिखी जिसे बुक ऑफ होल्ड या फिर डार्क होल्ड कहा जाता है, जिसमें ऐसी सारी रिचुअल्स थी जिसका जो भी यूज करेगा वो चित्थॉन की एनर्जी का यूज कर पाएगा, जो कि काफी पावरफुल एल्डर गॉड है। और ना इसी बुक में एक ऐसा रास्ता भी था जिसे यूज करके चित्थॉन को वापस इस दुनिया या फिर इस यूनिवर्स में लाया जा सकता है। और ना ऐसा भी कहा जाता है कि स्कारलेट विच को चूज करने वाला भी चित्थॉन है, यानी कि चित्थॉन ही एक तरीके से स्कारलेट विच को जन्म देता है। और स्कारलेट विच जो हेक्स मैजिक का यूज करती है, यानी कि वांडा जिस तरीके से अपने केओस और हेक्स मैजिक का यूज करती है, वो भी एक तरीके से चित्थॉन से ही एनर्जी लेता है। और अब तो वांडा बुक ऑफ होल्ड का भी स्टडी कर रही थी, तो आई वाज सो श्योर कि कहीं ना कहीं कनेक्शन चित्थॉन से जुड़ने वाला है, क्योंकि बुक ऑफ होल्ड को दिखा दिया जो कि अल्टीमेटली चित्थॉन का अर्थ पे आने का रास्ता है। और अब जाके जब मैंने टीवी स्पॉट देखा तब ये चीज कंफर्म हो गई, क्योंकि एक सीन है जहां पे आप वांडा और उसके ठीक पीछे चित्थॉन को देख सकते हैं, जो कि अब इस यूनिवर्स में आ चुका है। तो अब तो केओस ही केओस होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, अपनी थियरी सच होने वाली है। और हाँ, यहाँ पे इतना ही नहीं, मैं आपको विशांति के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। तो जिस तरीके से चित्थॉन का स्कारलेट विच के पीछे हाथ है, उस तरीके से विशांति का सोर्सरर सुप्रीम के पीछे हाथ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि विशांति ही वो एंटिटी है जो कि सोर्सरर सुप्रीम की डेस्टिनी को डिसाइड करती है, वही सोर्सरर सुप्रीम को चूज करती है, और जो सोर्सरर सुप्रीम बनता है उसे क्लॉक ऑफ लेविटेशन, आई ऑफ एगामोटो और बुक ऑफ विशांति मिलती है, जो कि सबसे पावरफुल मैजिकल बुक है। और अब तक हमें बुक ऑफ विशांति को अच्छे से एमसीयू में नहीं दिखाया गया, तो आई एम श्योर कि ये चीज भी कहीं ना कहीं आगे जाकर एमसीयू में आने वाली है। तो मैंने सोचा आपके लिए ये जानना जरूरी है। और थोड़ी सी अगर मैं बात करूं लोकी के मैजिक के, तो लोकी का मैजिक भी इन सारे मैजिक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एसगार्ड और जो स्काई फादर्स है जैसे कि ओडिन, सर्ट और मेलेकिथ, उनको भी मार्वल की कॉमिक्स में और थोड़ा बहुत एमसीयू में भी एक डायमेंशन और डायमेंशनल बीइंग्स की तरह ही दिखाया गया है, क्योंकि रिल्म्स किसी प्लैनेट की तरह नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग डायमेंशन है। और एसगार्डियन मैजिक भी बिल्कुल एक अलग चीज है जो कि इसी जगह को बिलोंग करती है, क्योंकि हेला की पावर का सोर्स भी एसगार्ड था, ऐसा क्लियरली मूवी में कहा गया। या फिर बाइफ्रॉस्ट वगैरह जो मैजिक के सोर्स है वो भी इसी एसगार्डियन मैजिक को बिलोंग करता है, और इसी से लोकी को भी अपने इल्यूजन की पावर्स मिलती है, जिसे उसे लेडी फ्रेगा ने सिखाया था। तो इसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और लोकी का मैजिक एक दूसरे से अलग है, कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं सारे अलग अलग डायमेंशंस और बीइंग के एनर्जी को चेन करते हैं। वांडा टोटली मेरे हिसाब से हेक्स मैजिक, रियलिटी वॉर्पिंग के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि चित्थॉन से उसे मिलता है। और हाँ, लोकी का इल्यूजन वगैरह एसगार्डियन मैजिक का पार्ट है, जो कि इन दोनों से काफी अलग है। और वीडियो के एंड होते होते अगर आप मुझे इस पूरे वीडियो के हाईलाइट पूछोगे कि इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ और ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, तो इसका सिंपल सा क्रक्स ये है कि अब तक एमसीयू में मैजिक हमें ऐसे दिखाया जाता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने हाथ हिला दिया और ये हो गया, पोर्टल खुल गया। पर अब धीरे धीरे एमसीयू में इस चीज को हमें अच्छे से दिखाया जाएगा कि हर एक मैजिक की भी एक कॉस्ट होती है। आप कहीं पे कुछ अच्छा करते हैं तो आपको दूसरी जगह से कुछ ना कुछ पे करना होगा, फिर वो अलग डायमेंशन से भी हो सकता है, किसी और मिस्टिकल बीइंग से भी हो सकता है। और हाँ, ये डायमेंशंस और मिस्टिकल बीइंग्स भी फ्री नहीं है, इसका भी कोई ना कोई कॉस्ट है। अगर वांडा केओस मैजिक का यूज करेगी, वो हेक्स मैजिक का यूज करेगी, तो उसे चित्थॉन को भी शायद अर्थ पे लाना होगा, ये उसका कॉस्ट हो सकता है। आई डोंट नो चीजें कैसे प्ले आउट होगी, पर मुझे अब लग रहा है कि चीजें बहुत क्रेजी होने वाली है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।